हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए मैं करवाने जा रहा हूं भैया फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले मैं प्रश्नों कराने जा रहा हूं। आप लोग बिल्कुल चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो भाई चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को यार शेयर करिएगा। और ये मैं पेपर आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपके जो क्वेश्चन है आपके पेपर में छपने वाले हैं और आएंगे भी। देन ये जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा भाई साहब आप रट लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है। आपका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न भी मैं करवा दूंगा। तो देन यार वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे करेंगे ना। बिल्कुल सर, यही प्यारी सी मुस्कान आपकी चाहिए थी, जरूर शेयर करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले अगर हम लोग सर बात करें तो हमारा जो सर खंड अ आता है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे आपके पेपर के अप्रोच कराएंगे। कैसे कराएंगे सर? पेपर के अप्रोच यानी पेपर में आने वाला जैसे हमारे पेपर में सर बनता है उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, तभी मजा आएगा ना सर पेपर को सॉल्व करने में। बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर हम बात करें खंड अ, ये सर आपका होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव होता है। सर कितने नंबर का आता है सर? 6 मार्क का पेपर में आता है सर, यानी 6 नंबर का सर ये पेपर में आपका आता है। और ये जो मैं यहाँ पे बहुविकल्पी जोड़ा हूँ, ये सब आए हुए और आने वाले प्रश्न है। आपको पता है सर, बूंद बूंद से सर घड़ा बनता भरता है, यानी कि हम लोग सर थोड़ा थोड़ा पढ़ के अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी, चलो ठीक है प्री बोर्ड को ले लेते हैं 10-15 दिन, जो कि नवंबर आपका खत्म होते होते वो इंक्लूड कर लेंगे। तो देन अभी आपके पास टाइम है और आप मेहनत करें हमारे साथ। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर दोनों को लेके चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे उनको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युतशीलता का सर मात्रक है। सबसे पहले अगर हम लोग जानते हैं विद्युतशीलता, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ये क्या है सर? स्टार पॉइंट लगाइए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सर यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, कभी कभी परिभाषा भी बनता है सर जी। हम मान लिए, चलिए बता दिए गुरु जी, विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। हम बता दिए सर कि विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। चलिए हम मान ले रहे हैं, लेकिन सर किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको भी जानना क्या है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया। हम देखते हैं कि ठीक है सॉल्व करा रहे हैं, वो डायरेक्ट आए ठोक दिए कि पहला ऑप्शन सही है। लेकिन सही है क्यों सही है, हर एक चीज जानेंगे हमारे साथ, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि फिजिक्स को भाई साहब सिंपल बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है, बहुत ही सिंपल बनाना है सर। चलिए सबसे पहले जानते हैं सर विद्युतशीलता होता क्या है। तो विद्युतशीलता किसी पदार्थ की वह विशेषता है जो यह बताती है कि वह विद्युत क्षेत्र को कितनी आसानी से अनुमति देता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह बताता है कि कोई पदार्थ विद्युत क्षेत्र को कितना प्रभावित करता है, वही क्या कहलाता है सर? विद्युतशीलता। यानी कोई ऐसा पदार्थ है वो कितना किसी भी वैद्युत क्षेत्र को क्या करे सर? प्रभाव करे, प्रभावित करे। जैसे मान लीजिए आप है, अब आपको स्कूल में बुला लिया गया डांस कंपटीशन में। अब आपने डांस बहुत अच्छा किया और लोगों को क्या किया सर? प्रभावित किया। प्रभावित मतलब उनको मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व करा लिया कि हाँ देखिए सबसे मैं बेस्ट ही हूँ। तो यही क्या है सर? विद्युतशीलता है। यानी कि कोई पदार्थ का ऐसा गुण वो कितना विद्युत क्षेत्र को क्या करता है सर? प्रभावित करता है, वही क्या कहलाता है सर? विद्युतशीलता कहलाता है। विद्युतशीलता का जो फॉर्मूला होता है वो सर क्या होता है? तो विद्युतशीलता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन जीरो बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू ई आर। एप्सिलॉन जीरो इंटू ई आर, या फिर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। जहां पे एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और ई क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता। ई जीरो जो है वो क्या है? निर्वात विद्युतशीलता, और ई आर क्या है सर? सापेक्ष विद्युतशीलता। इसको सिर्फ एप्सिलॉन से भी दिखा सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। निर्वात की सर विद्युतशीलता कितनी होती है? तो ये बात ध्यान देना, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 गुणित 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान देना सर, निर्वात की विद्युतशीलता सर कितनी होती है? तो निर्वात की जो विद्युतशीलता होता है सर जी, वो होता है एप्सिलॉन जीरो बराबर 8.85 गुणित 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब विद्युतशीलता का सर मान क्या होता है ये तो बता दिए, लेकिन सर मात्रक, सर मात्रक अगर पूछे
तो सर यही मात्रक है, क्या है सर? कूलाम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सर क्या है सर? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर जो होता है सर निर्वात की विद्युतशीलता अक्सर क्या होता है? मात्रक होता है। अगला आपका एक ऑब्जेक्टिव आया था, यहां से सर एक प्रश्न बना था। ऑब्जेक्टिव में एक सर क्वेश्चन बना था, देखिएगा क्या बना था। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर इनवर्स है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा, यानी कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है कितना है सर? 6 वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स है, यानी 6 वोल्ट प्रति मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा? आंसर जो आएगा 2 गुणित 10⁻⁸ टेस्ला। कैसे आएगा इसको सर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है सर? वैद्युत क्षेत्र का आयाम E बराबर 6 वोल्ट प्रति मीटर इन्होंने दे रखा है। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B हमें क्या करना है सर? ज्ञात करना है। अब हमें सर जी फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या चाहिए? एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग में वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B का जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के क्या होता है? बराबर होता है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के, यानी कि E/B बराबर क्या हो जाएगा? C। अब E का मान उन्होंने दिया है, E का मान उन्होंने दिया है ऊपर, C का मान हमें पता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो B आ रही जाएगा क्या? क्योंकि B अगर निकालना है तो यहाँ पे E/B बराबर C। B निकालना है, तीरे गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा B बराबर E/C। E/C बस मान रखिए। अब मान रख दीजिए तो E का मान रख देंगे 6 वोल्ट प्रति मीटर बटे C का मान प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जब इसको सर काटेंगे 3 दूनी 6, 2 हो गया 10 घाते नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। यही क्या हो जाएगा सर? B की वैल्यू हो जाएगी, और यही इसका क्या हो जाएगा सर जी? सही आंसर। तो इस प्रकार आपको क्या सर करना है? आपको जो न्यूमेरिकल दिए रहेंगे उसको ज्ञात करना है। अगला सर यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है सर? बहुविकल्पी का स्वप्रेरकत्व की मात्रक हेनरी के समतुल्य है, यानी स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है वो हेनरी के समतुल्य है, यानी कि हेनरी के बराबर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर हो जाएगा। बट हाउ सर, कैसे? सबसे पहले जानते हैं कि सर स्वप्रेरकत्व होता क्या है, किसे कहते हैं सर स्वप्रेरकत्व, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसको जानते हैं सर स्वप्रेरकत्व। चलो देखते हैं सर स्वप्रेरकत्व क्या होता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इस चालक में धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण चालक में एक चुंबकीय वाहक बल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वप्रेरण कहते हैं। अब बात आती है हेनरी की, तो हेनरी क्या होता है? हेनरी स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। स्टैंडर्ड जो कोड होता है वो क्या होता है? हेनरी की। इसका स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है हमारा क्या होता है सर? ये हेनरी होता है, और हेनरी को हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। अब वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, तो यदि हम स्वप्रेरण के सूत्र को देखें तो हमें पता चलता है कि फॉर्मूला क्या होता है सर जी? E बराबर -L/dI/dt, जहां पे क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में, L स्वप्रेरकत्व, dI/dt धारा में परिवर्तन की दर है। अब यहाँ पे अगर सब निकालेंगे मान तो आपका हेनरी बराबर क्या आ जाएगा? हेनरी बराबर आ जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, और यही क्या होता है सर? हेनरी का मात्रक होता है, यानी कि हेनरी जो है यह स्वप्रेरकत्व का क्या है? एसआई मात्रक। ध्यान देना, हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व का क्या है भैया? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। स्वप्रेरकत्व का क्या सर जी? एसआई मात्रक है। क्या है सर? हेनरी। और हेनरी का जो वैल्यू होता है क्या होता है? वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, क्या है प्रश्न? ऑब्जेक्टिव, एक रेडिएटिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 1/100
16 रह जाती है तो रेडिएक्टिव पदार्थ 16 की अर्ध आयु ज्ञात करना है यहाँ पे, तो उसका जो आंसर आएगा 10 दिन। बट सर कैसे, हाउ, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सबसे पहले जानते हैं सर अर्ध आयु होता क्या है, अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो यहाँ सीधा निकालेंगे, किसी रेडिएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें पदार्थ का मात्रा या सक्रियता आधी रह जाती है। हमें दिया है प्रारंभिक सक्रियता n0, अंतिम सक्रियता n0.16, कुल इन्होंने समय कितना दिया है सर, 40 दिन उन्होंने दे रखा है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि प्रत्येक अर्धायु के बाद सक्रियता क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी हो गई। अर्थात यदि प्रारंभिक सक्रियता n0 हो तब पहली अर्धायु के बाद सक्रियता n0 बटे हाफ यानी कि आधी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दूसरी में इसका आधी, आधा है फिर आधा यानी कि हाफ, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। इसी प्रकार आप डैश डैश करके आप कर सकते हैं। और चौथी कितनी रह जाएगी, चौथी आपकी n0 बटे 16 रह जाएगी। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, अर्थात 40 दिन में सक्रियता 1 बटे 16 रह जाती है। इसका मतलब है कि पदार्थ में ने 4 अर्धायु पूरी कर ली है, इसीलिए एक अर्धायु बराबर 40 दिन, अर्थात 4 बराबर क्या, 10 दिन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 10 दिन हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान देना, द्रव्यमान तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती सर, द्रव्यमान की तरंगदैर्घ्य आपकी द्रव्यमान पर भी, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, वेग पर भी निर्भर करती है, संवेग पर तो निर्भर नहीं करती सर जी, आवेश पर निर्भर नहीं करती। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पे द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य संवेग एक व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, संवेग का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि एक वृद्धि तो दूसरे में कमी लाती है, और इसके विपरीत एक में कमी तो दूसरे में वृद्धि लाती है, और एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी लाती है। अर्थात लैम्डा बराबर एच अपान पी, जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक है, पी क्या है, संवेग है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य द्रव्यमान, वेग या आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये गुण द्रव्य तरंग के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये तरंगदैर्घ्य को निर्धारित नहीं करते हैं। अगला यहाँ पे च वाला प्रश्न, च वाला सब प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है, इसके लिए उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी होगी सर -4 मीटर। कितना होगा सर, -4 मीटर। सर कैसे, क्योंकि निकट जो बिंदु है नियर पॉइंट 3 मीटर तक देख सकता है, दूर कितना सर ये 12 मीटर। लेंस की जो फोकस दूरी एफ निकालनी है सर जी, एफ का मान निकाल लीजिए। क्या होता है सूत्र सर, एफ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एफ का मान कितना आ जाएगा सर जी, यहाँ पे -4 मीटर आ जाएगा। लिख देंगे, अतः व्यक्ति को 12 मीटर तक देखने के लिए -4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक फार्मूला होता है DU यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका सर क्या है, खंड ब है। अब यहाँ पे आपके सर 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इसको हम लोग एक एक करके सर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे सर दूसरा क, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, गतिशीलता होता है, कहते हैं सर आवेश की गतिशीलता। चलिए देखते हैं सर, आवेश की गतिशीलता सर क्या होती है। आवेश की गतिशीलता का अर्थ है कि किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, यह गतिशीलता विद्युत धारण के कारण बनती है। यानी कुल मिला के आवेश की गतिशीलता होता क्या है, आवेश की गतिशीलता का अर्थ है किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना ही आवेश की गतिशीलता कहलाता है। यह गतिशीलता किसके कारण होता है, तो यह विद्युत धारा के कारण बनती है, विद्युत धारा की वजह से हमारा यह गतिशीलता बनती है। उदाहरण के लिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा क्या होती है सर, प्रवाहित होती है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बलों का व्यंजक लिखिए। इसका सर जी सीधा फार्मूला क्या लिखेंगे, एफ अपान आई बराबर सॉरी एफ अपान एल बराबर म्यू जीरो I1 इंटू I2 बटे 2 पाई डी। तो एफ अपान एल क्या हो जाएगा, जहां प्रति एकांक लंबाई पर बल, म्यू जीरो क्या हो जाएगा, निर्वात की चुंबक की पारगम्यता, I1 और I2 क्या हो जाएगा, दो चालकों में प्रवाहित धाराएं, और डी क्या हो जाएगा, चालकों के बीच की दूरी। तो ये आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये डायरेक्ट व्यंजक बोला है, अगर डायरेक्ट व्यंजक बोला है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है सर, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है सर, यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए, तो इसका व्यंजक क्या होता है, ई बराबर 2kp अपान आर क्यूब, जहां ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, के क्या है, कूलाम का स्थिरांक है, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और आर क्या है, ध्रुव द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु की दूरी है। अच्छा सर, यहाँ पे हमें डायरेक्ट उत्तर ही क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, यानी कि आंसर ही क्यों लिखा, क्योंकि यह 1 से 2 नंबर में आया है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे उत्तर को मेंशन किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर आपका, गाउस का नियम सर क्या है, गाउस का नियम किसे कहते हैं, तो आप सीधा लिखिएगा, गाउस का नियम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के बीच संबंध बताता है, और यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। अर्थात इसका फॉर्मूला फाइव इंटू डी बराबर Q/ε0, ये क्या होता है सर, इसका फार्मूला होता है, जहां ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, डी क्या है, पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल है, क्यू क्या है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है निकालने के लिए, U बराबर हाफ CV² होता है, जहां U क्या है, संचित ऊर्जा है, C क्या है, संधारित्र की धारिता है, और यहाँ पे जो V है वो संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर है। इन्होंने C की वैल्यू दे रखा है कितना सर जी, C की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 10 पिकोफैरड, और 1 पिकोफैरड में होता है 10⁻12 फैरड, तो इससे सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50 वोल्ट, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे जो U है, हाँ C का, सॉरी यहाँ पे यार ये रुकी रुकी, C बराबर हमारा 10 पिकोफैरड दिया था, 1 पिकोफैरड में 10⁻12 फैरड होता है, तो 10 का गुणा कर देंगे और इंटू 10 फैरड हो जाएगा। V का मान इन्होंने 50 वोल्ट दे रखा है, और हमें U निकालना है, तो C और V का मान तुरंत आप फॉर्मूला में पुट करिए। सर C और V का मान इसी में रख दीजिए, C और V का मान यहाँ पे रख दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा सर जी 1.25 गुणित 10⁻8 जूल, और यही इसका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किरचॉफ के सब नियम क्या है, किरचॉफ के नियम क्या है, चल देते हैं सर। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के सर मुख्यतः दो नियम है, एक किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा का नियम, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है सर वोल्टता का नियम। सबसे पहले किरचॉफ का सर प्रथम नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है सर, शून्य होता है, और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है, जिसे हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम कहते हैं। सर द्वितीय नियम वोल्टता का नियम, ये क्या है, किसी बंद लूप में सभी वोल्टता स्रोतों का बीजगणितीय योग उस लूप में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टता वोल्टता अनुपातों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और यह ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है सर, आधारित होता है। और ये सभी नियम विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने में क्या होते हैं सर, बहुत उपयोगी होते हैं। अगर लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। अगला सर खंड आपका क्या है सर जी, सर है ये भी सर 2-2 नंबर का है। चल दिखते हैं सर जी, यहाँ पे क्या है सर जी, बायो तथा सावर्ट का नियम को समझाइए सर। बायो और सेवर्ट का सर नियम क्या होता है ये समझाना है सर जी। सर इंपॉर्टेंट वाले सर क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट है, और आपको मैं बता दूं जो आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था
वहीं से सर मैंने इसको लिया है, ठीक है ना। और ये रिपीटेड प्रश्न है सर, याद कर लीजिएगा सर। बायो सेवर्ट का सर नियम किसे कहते हैं? बायो तथा सेवर्ट का नियम किसी धारावाही चालक के छोटे से अंश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नियम कहता है कि किसी धारावाही चालकों के छोटे अंश dl के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है सर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके फॉर्मूला का सर जी सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर जी? dB बराबर म्यू 0 I इंटू डी एल साइन थीटा अपान 4 पाई आल स्क्वायर, जहां dB क्या है सर जी? dB क्या है? बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, और म्यू 0 क्या है? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है। आई क्या है आपका यहाँ पे? चालक में प्रवाहित धारा है। डीएल क्या है? चालक का छोटा सा अंश है। थीटा क्या है? चालक के छोटे से अंश डीएल और बिंदु पी से मिलने वाली रेखा के बीच का कोण है। और आर क्या है? चालकों के छोटे से अंश डीएल और बिंदु पी के बीच की दूरी है। अगला ये प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण थीटा का मान कितना दिया है सर? 45। ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल, वर्टिकल है भैया, वर्टिकल है। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है, यानी कि बीवी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.3 और थीटा का मान 45। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक यानी कि बीएच का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ऊर्ध्वाधर घटक बीवी बराबर 0.3 गॉस, नति कोण थीटा बराबर 45 अंश इन्होंने दे रखा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता बी और क्षैतिज घटक बीएच ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित संबंधों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बीएच बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बी कॉस थीटा, बी बराबर क्या होता है? बी साइन थीटा होता है। क्योंकि थीटा बराबर 45 इसीलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45। और साइन 45, थीटा का मान 45 रखेंगे, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2 होता है। इसीलिए BH और BB का जो वैल्यू होता है दोनों सेम होगा। कितना हो जाएगा? 0.3 गॉस हो जाएगा। हमें क्या निकालना है सर? बी निकालना है। क्या निकालना है सर? बी निकालना है। अगर बी निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, एच की भी वैल्यू पता है, तो रख दीजिए ना, वो किसी फॉर्मूला रख दीजिए। तो यहाँ से बी निकालिए, कॉस थीटा भाग में चला जाएगा, तो BH बटे कॉस थीटा हो जाएगा। BH का मान 0.3 गॉस और कॉस थीटा का मान 1/√2 रखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? 0.3√2 गॉस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और सर जी वर्टिकल हॉरिजेंटल कितना आ गया? 0.3 गॉस ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ग वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देना। प्रश्न ये बोल रहा है कि वायु चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सर आपके पेपर में क्लास 12 के फिजिक्स पेपर में सर 2 नंबर का ये प्रश्न आया हुआ है। सर तो आयताकार धारावाही लूप पर बल आघूर्ण क्या होता है? जब एक आयताकार धारा लूप को एक वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। यह बल आघूर्ण लूप में बहने वाली धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के क्या होता है सर? कारण होता है। बल आघूर्ण का सर सूत्र क्या होता है? तो एक आयताकार धारा लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ को निम्नलिखित सूत्र द्वारा लिख सकते हैं। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, जहां पे सर टाउ क्या है? बल आघूर्ण है, एन क्या है? लूप में फेरुक संख्या है, आई क्या है? लूप में प्रवाहित धारा है, ए क्या है? लूप का क्षेत्रफल है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या है सर? लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है सर जी? कोण है। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किसी सूक्ष्मदर्शी की वेधन क्षमता का सूत्र लिखिए और सूक्ष्मदर्शी की वेधन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे। परावर्तनीय दूरदर्शी के आपको किरण आरेख भी आपको खींचना है। चलिए सर जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की वेधन क्षमता सर होती क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी की वेधन क्षमता यह बताती है कि सूक्ष्मदर्शी दो बहुत पास स्थित बिंदुओं को कितना स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखा सकता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दो कोई पिंड है या दो कोई हमारे तारे हैं आसमान में, अब वो बहुत पास पास हैं,
बट आप उसको उसको दूर करके कितना अच्छे तरीके से हमें दिखा पाए, वो दोनों तारों को, यही क्या होती है सर जी? सूक्ष्मदर्शी होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आप कि सर यह सूक्ष्मदर्शी की क्षमता को नापता है और वह कितने बारीक विस्तार को दिखा सकता है, यही इसका मतलब होता है। इसका सर सूत्र क्या होता है? यानी कि सूक्ष्मदर्शी की वेदन क्षमता निकालने सर सूत्र होता है जो आर बराबर 2 म्यू साइन अल्फा अपान 1.22 लेमडा होता है, जहां आर विभेदन क्षमता है, म्यू क्या है? अवदृश्यक लेंस और वस्तु के बीच के माध्यम का अपूर्णांक है, और अल्फा क्या है? अवदृश्यक लेंस का अर्धशंकु कोण है, और लेमडा क्या है? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। अब वेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या सब तरीके हैं, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तरंगदैर्ध्य का मान कम करना, यानी छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश जैसे नीला प्रकाश का उपयोग करने से विभेदन क्षमता बढ़ती है। अर्धशंकु का कोण बढ़ाकर भी हम लोग विभेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं, अर्थात अविदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ाने से अर्धशंकु का कोण बढ़ता है और विभेदन क्षमता भी बढ़ती है। अगला है अल्पतमांक का बढ़ाना। सर अपवर्तनांक का अगर हम लोग मान बढ़ा दें तो वेदन क्षमता क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी, अर्थात अवदृश्यक लेंस और वस्तु के बीच के माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ाने से वेदन क्षमता बढ़ती है। इसके लिए तेल निमज्जन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अब परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख अगर आपको बनाना है तो परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख बस वो बनाने बोला है, तो ये आप परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख आप बना सकते हैं। हालांकि हम वहां पे कुछ लिखवा भी दिए हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको बनाने के लिए बोला है। परावर्तनिक दूरदर्शी का सर किरण आलेख जो पेपर में जितने नंबर का पूछा है केवल वही करना है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो बोला था केवल किरण आरेख, ये किरण आरेख केवल बना बना दीजिए, आपको सर नंबर मिल जाएगा। उसके बाद खंड द वाले हैं यहाँ पे, तो ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आपको सर जुड़े रहना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं सारे आने वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सर कलेक्ट किया हूँ एक जगह, और मैं अब उसको करवा रहे हैं चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज, ठीक है ना? और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।